की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। संपूर्ण क्रांति का नारा देकर देश भर के छात्रों, नौजवानों, मजदूरों और किसानों, गरीब गुरबा के मुंह में जुबान देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और इस मौके पर उनको शत शत नमन, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जेपी की जयंती पर बुधवार को यूपी की राजनीति गर्मा गई। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित जेपी इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता अखिलेश यादव जेपी की प्रतिमा को माला पहनाने गए तो उन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासन की तरफ से यह कहकर रोका गया कि अभी जेपी सेंटर में मरम्मत का कार्य और साफ सफाई चल रही है। अखिलेश ने अनुमति मांगी तो बैरिकेडिंग कर दी गई और ताला लगा दिया गया और उन्हें इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पहुंचने वाले थे। उनसे पहले कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और वो धरना देकर जेपी सेंटर के बाहर बैठ गए। ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस जेपी सेंटर का निर्माण अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कराया था और उनका ऐसा मत था, ऐसी उनकी योजना थी कि ये विश्व का एक अद्भुत सेंटर होगा और उसके लिए काम भी किया गया था। लेकिन अखिलेश यादव लगातार कुछ दिनों से कह रहे हैं कि इसको बेचने की साजिश है, दुर्गति है। और इस जहां एक तरफ कार्यकर्ता धरना दे रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव पहुंचे और गेट बंद देखकर वह गेट फांद कर अंदर चले गए और कार्यकर्ताओं समेत जेपी को श्रद्धा सुमन चढ़ाए। अखिलेश यादव ने यहाँ जो बयान दिया उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का और देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति का पारा गर्म है। वास्तव में समाजवादी पार्टी जेपी और लोहिया के रास्ते पर चलने की बात करती है और जेपी लोहिया के अनुयायी समाजवादी लोग खुद को कहते हैं। मुलायम सिंह यादव भी, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, लालमुनि चौबे, बहुत सारे नेता बिहार के, उत्तर प्रदेश के, वो जेपी और लोहिया के नर्सरी से निकले और इसे जेपी के चेले कहकर ये जेपी के चेले रहे हैं और राजनीति में भी इन्होंने समाजवाद जेपी और लोहिया वाला लाने के लिए पूरी कोशिश की। कितना आया कितना नहीं आया ये तो अलग बात है, लेकिन जेपी और लोहिया के नाम पर इन नेताओं का राजनीतिक कद भी अपने आप में बहुत बड़ा हुआ। कल राम मनोहर लोहिया की जयंती है और गोवा सरकार ने एक कार्यक्रम वहां आयोजित किया है जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री, उसके मुख्य अतिथि हैं, देश भर के समाजवादी नेताओं को वहां बुलाया गया है। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए लोहिया 2.5 साल जेल में रहे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या महापुरुषों को लेकर एक समावेशी रुख ये राजनीतिक दल या सरकारें नहीं कर सकती? क्या उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा आयोजन क्यों नहीं किया या अखिलेश यादव को क्यों रोका गया? ठीक है, माला ही तो चढ़ा लेते, ऐसा क्या दिक्कत थी? वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारे सवाल हैं। इस विवाद पर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा उस पर वार पलटवार हुआ। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा? ये 2 तस्वीरें और 2 बयान। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने
और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती। समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। अगर ताला बंद है और दीवार गेट फांद कर अगर मूर्ति में माला चढ़ा दिया तो वो कौन सा इतना बड़ा आफत आ गई, कौन सा कानून इसमें टूट गया। लोहिया तो जीवन भर कानून ही तोड़ते रहे। अगर लोहिया इसके बात से डर जाते तो गोवा मुक्ति आंदोलन नहीं चलाते। वो देश भर में बहुत सारे, जॉर्ज फर्नांडिस गोवा मुक्ति आंदोलन नहीं चलाते, जेल में नहीं रहते, मुक्त कराया उन्होंने। अगर ये कानून तोड़ने से डर जाते, और इसमें कौन सा कानून टूट गया। एक अजीब तरीके की सोच, एक अजीब तरीके की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ये बनती राजनीति में नजर आ रही। मेरा महापुरुष तेरा महापुरुष, ये बहुत सारी चीज़ें अखिलेश यादव करें, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। आवाज़ विपक्ष की, आवाज़ आम आदमी की, ये बड़ा सवाल इसके माध्यम से जेपी सेंटर में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर उन्होंने उठाया। नई पीढ़ी जो हाल में बड़ी हुई है, पढ़ती लिखती ज़्यादा नहीं है या बहुत सारे लोगों को नहीं जानती, जो हमारे आइकॉन रहे महापुरुष हैं, जेपी नो डाउट महापुरुष हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में अक्टूबर 1902 में एक चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार में हुआ था। 5 जून सन 1975 को पटना के गांधी मैदान में छात्रों के एक विशाल समूह को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का ऐलान जेपी ने कर दिया था और वो उद्घोष इंदिरा गांधी की व्यवस्था और नीतियों के खिलाफ था। गिरते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार, देश में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जितनी आंदोलन किया और जो भ्रष्टाचार था, और उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव भी जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से अधिक विपक्षी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में जेपी की तबीयत भी खराब हुई और 7 महीने बाद उनको स्वास्थ्य कारणों से मुक्त कर दिया गया। 1977 में जेपी के आंदोलन और उनके प्रयासों से एक विपक्ष एकजुट हुआ और इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक या इतनी असरदार थी कि केंद्र में कांग्रेस की सत्ता को एक तरीके से राम राम करना पड़ा या कांग्रेस की सत्ता चली गई। जयप्रकाश नारायण जिनकी हुंकार पर नौजवानों को जत्था सड़क पर निकल पड़ता था, बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिनगारी देश के कोने कोने में बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालमुनि चौबे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, सुशील मोदी जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जो जेपी के नर्सरी से निकले हैं और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का उनकी हिस्सा थे। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है और जेपी को केवल इंदिरा गांधी के विरोध या इमरजेंसी में एक महानायक के रूप में उठकर खड़े होने से नहीं आंका जा सकता। जेपी इस देश के बहुत बड़े गांधी नेहरू कोट, जो जिस कोट के गांधी और नेहरू स्वतंत्रता सेनानी थे, उस कोट के स्वतंत्रता सेनानी थे वो। गांधी नेहरू लोहिया जैसे स्वतंत्रता सेनानी जिस स्तर के लोग वो थे, उस स्तर में उस पायदान पर, उस पंक्ति में जेपी खड़े थे। संपूर्ण क्रांति से पहले आज़ादी की लड़ाई में जेपी की बड़ी भूमिका रही है। 1929 में जब वो अमेरिका से लौटे पढ़ाई लिखाई करके, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था और तब उनका संपर्क गांधी जी के साथ काम कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुआ। वो भारतीय स्वतंत्र संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में गांधी, नेहरू और अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी उसके बड़े नेता जब जेल चले गए थे, तो जेपी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। बहुत बहुत बड़े कद के वो नेता थे।
बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, और अंततः उन्हें मद्रास में 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया, नासिक जेल भेज दिया गया। यहाँ उनकी मुलाकात तमाम जो कांग्रेसी थे, वहाँ बड़े खांटी लोग आंदोलनकारी थे, उनसे हुई, और फिर वो एक तरीके से सोशलिस्ट कांग्रेस उन्होंने बना ली, उसको जन्म दिया जेल के अंदर ही। और जब कांग्रेस 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का कांग्रेस ने फैसला किया, तो जेपी और उनकी सीएसपी ने इसका विरोध किया था। जेपी का बिल्कुल क्लियर था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का भी नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार को किराया और राजस्व रोकने का अभियान चलाया, टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल करा के यह प्रयास किया कि अंग्रेजों को इस्पात न पहुंचे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच सुलह भी कराने का प्रयास किया। उन्हें बंदी बनाकर मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। जेपी कहते थे कि मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, किंतु देश के लिए मुझे चिंता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हथियारों के प्रयोग को सही ठहराया था। उन्होंने नेपाल जाकर आज़ाद दस्ते का भी गठन किया था और प्रशिक्षण भी दिया था। उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन में 1943 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 महीने बाद 1945 में उन्हें आगरा जेल में एक लाया गया, और इसके उपरांत गांधी जी ने साफ कर दिया था कि डॉक्टर लोहिया और जेपी की रिहाई के बिना अंग्रेज सरकार से कोई समझौता नामुमकिन है। दोनों को अप्रैल 1946 में आज़ाद कर दिया गया। तो ये जेपी का कद है, ये जेपी का कद है। बहुत सारी उनके बारे में बातें हैं, जितना भी कहा जाए उतना कम है। वास्तव में जेपी एक ऐसा विचार, लेकिन सवाल यही कि अमित शाह जब बिहार के सिताब दियारा गांव जहां जेपी का जन्म, वहां जाते हैं, तो वो बीजेपी और अमित शाह खुद ये कहते हैं कि सबसे जो बड़े जेपी के पथ पर चलने वाले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी भी बिहार और जो अन्य जगह जाते हैं, भाषणों में, सभाओं में जब जाते हैं, तो वो जेपी का असली झंडा बरदार बताते हैं कि जेपी की नीतियां रीतियां पर भारतीय जनता पार्टी ही चल रही है। लेकिन विपक्ष इस बात को बार बार कह रहा है कि भाई जेपी अगर आज होते, अखिलेश यादव ने बात कही कि जेपी आज होते, तो जो इस समय स्थितियां हैं, फासिस्टवादी सरकार वो कह रहे हैं, और जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, इमरजेंसी से बदतर हालात हैं, ऐसा विपक्ष के लोग बार बार कहते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जेपी खुद भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करती है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जेपी के कैरेक्टर और कद का कोई नेता है क्या आज? जेपी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, उस शक्तिशाली कांग्रेस के जिसकी लीडर इंदिरा गांधी थी, और ऐसा लग रहा था कि जीवन में कभी इनकी सरकार जा ही नहीं सकती। जैसा आज के दौर में लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अजेय है, अपराजेय है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी अपराजेय नहीं है। लेकिन महापुरुषों पर राजनीति, महापुरुषों को लेकर आज मंथन में सवाल यही है कि एक तो इस तरह के जो दृश्य हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या छिपा रहे हैं। आज जयंती थी तो कम से कम साफ सफाई करके जेपी को माला तो डाली जा सकती थी। मैं तस्वीर वो देख रहा था, अगर वो तस्वीर हो तो साथ ही दिखाएं कि जेपी की जो प्रतिमा है वो बदरंग हो गई है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यही सब जो चीज़ें हैं वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। लोहिया भी कहा करते थे कि जो लोग जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, जो लोग आंदोलन नहीं करते, वो कभी उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सरजीत सिंह डंग साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नवेद सिको साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत वर्षों से कवर कर रहे, समझ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार संपादक हमारे साथ जुड़े हैं। नवेद भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शाहिद सारंग मोहले साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत। समाज और राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने और जीने वाले राजनीतिक विश्लेषक
गोविंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं चर्चा की शुरुआत डंग साहब से ही करूंगा। डंग साहब, अगर वो माला पहनाने गए थे और माला पहना ही दिया था तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? कैसा कानून टूट गया? कौन सा कानून टूट गया? लोहिया और जेपी तो जिंदगी भर यही करते रहे। अगर वो डरते कि कानून टूटेगा, गांधी जी ऐसा करते तो भी दिक्कत ही हो जाती ना, फिर हम और आप आजाद नहीं होते। डंग साहब, ऐसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एलडीए ने उसको सील कर रखा है और उनको ये पहले से सूचना थी कि वो बंद पड़ा है। सवाल माल्यार्पण के लिए कोई विरोध नहीं है, हम स्वयं माल्यार्पण उनका करते हैं। हम जेपी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने जिन्होंने भारत के गरीब, पिछड़े, उत्पीड़ित वर्ग के लिए चिंतन किया है, वो चिंतन की धारा थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, मगर पूरी ईमानदारी से चिंतन किया है। सच्चाई क्या है? लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी सदैव जातिवाद का विरोध करते, जाति भेद नहीं होना चाहिए, समाज को एक करना चाहिए, और उनके तथाकथित अनुयायी आज जातियों को लेकर के ही पूरी राजनीति उनकी उसी पर बनी हुई है। अच्छा, ये वाला दर्द है। उन्होंने सुनिए, उन्होंने परिवारवाद को कभी उन्होंने अपना है परिवार बनाया ही नहीं। सच बात तो यह है कि पूरा का पूरा जीवन इन दोनों महापुरुषों ने, बल्कि तीनों महापुरुषों ने, दीनदयाल जी ने पूरे समाज को दे दिया। कभी अर्थ का संग्रह नहीं किया, कभी कोई मकान नहीं खरीदा, यहां तक कोई जायदाद नहीं खरीदी। और ये इनके तथाकथित अनुयायी क्या क्या संग्रह कर रहे हैं, कैसे परिवारवाद का शासन पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं वो भी याद कर लीजिए। एक समय ऐसा था कि इस यादव, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का जो 21 वर्ष का हो गया, वो किसी न किसी पद पर था। तीसरी बात जो मुझे बहुत चुभती है, जयप्रकाश नारायण जी ने आपातकाल में, जबकि लोगों की जबान बंद कर दी गई थी, प्रेस के ऊपर नियंत्रण था, यानी अंग्रेजों का राज्य भी शायद इतना उसने इस तरह से स्थिति नहीं बनाई थी। खड़े हुए, उनके पूछे, सब लोग जुटे, सब लोग, मैं सब लोग का मतलब हर विचारधारा के लोग जुटे और जुट करके उस आपातकाल का विरोध किया जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। अब आज इनके तथाकथित अनुयायी INDIA में खड़े होकर के उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। यानी यह केवल सत्ता तक पहुंचने का नाटक है और जनता इस सारे नाटक को खूब ध्यान से देख रही है। और नाटकों का देखिए, कोई आदमी यह सिद्ध करने के लिए मैं हिंदू हूं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन ले, क्या जनता इतनी? आज मैं राहुल गांधी पे नहीं जाऊंगा, आज जेपी और इसी पे रहूंगा, समाजवाद पे, समाजवाद पे रहूंगा। आज मैं उधर नहीं जाऊंगा, केवल उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। तो कोई केवल माला पहनाने से ही श्रद्धा नहीं रखता है। अरे भाई, जो लगातार माला पहना रहा है तो उसको रोक क्यों रहे हैं आप? ठीक है, उसकी श्रद्धा में, श्रद्धा का पैमाना बीजेपी और सरकार तय करेगी क्या? एलडीए तय करेगा श्रद्धा का पैमाना। आपको पता है कि जाते हैं वो, उनको लिखित सूचना थी, उनको जयप्रकाश जी का बनाना था। और आप कह रहे हैं कि लोहिया जाति के विरोधी थे। जो लोहिया ने कहा कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी, जिसकी उसकी हिस्सेदारी। तो एक बात बताइए कि इस 850 वोटों से मैं 4 बार जीत के आया हूं, मेरी कौन सी हिस्सेदारी मिर्जापुर में थी? 4 बार मैं विधायक रहा हूं। हिस्सेदारी जनता तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे, जातियां नहीं तय करेंगी। अच्छा, मूल दिक्कत ये है कि जो ये एक हो गए हैं और ये करे कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उससे बदतर स्थिति है। मूल दिक्कत इस बात से जातियों का जो चल रहा है उससे दिक्कत है। अब योग्यता का कोई अर्थ नहीं, खाली जाति का अर्थ है, तब ईमानदारी का कोई अर्थ नहीं। कोई महापुरुषों के, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा, चूंकि बहुत सारे लोग पैनल में हैं, मैं प्रारंभिक तौर पर सबको ले लूं, फिर मैं आऊंगा बिंदुओं पे। डॉक्टर हिलाल लखवी, अभी आपने डंग साहब को सुना, बहुत ही मैच्योर, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये सब लोग, आपने सुना ही कि सब लोग ऐसे ही हैं। कांग्रेस में बहुत सारे उन्होंने आक्षेप लगाए, इंदिरा जी की इमरजेंसी। वो कह रहे हैं कि भाई ये जेपी एक बहुत ईमानदार उस तरह के व्यक्ति थे और ये सब पॉलिटिकल है,
ये सारी चीजें हैं डॉक्टर साहब? देखिए, डंग साहब जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का विरोध करती चली आई है जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं। हर तरह से इन्होंने इसका जो है विरोध किया है, और इसी वजह से वो इस बात का भी विरोध करते हैं कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निश्चित रूप से डंग साहब जो है वो आरएसएस की जो लाइन है उसी के ऊपर बोलेंगे, वो उनकी मजबूरी भी है। रही बात जयप्रकाश नारायण जी की, तो जयप्रकाश नारायण जी के जब उन्होंने अपनी जनता पार्टी बनाई थी तो जनसंघ उसी में मर्ज हो गई थी, और बाद में फिर जनसंघ ने उसका साथ छोड़ दिया था और अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई थी जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई 1980 में। आपको हमको सबको याद है। तो इस वजह से ये जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट था उसके साथ इसलिए नहीं जुड़े थे क्योंकि वो मूवमेंट था, बल्कि वो इसलिए जुड़े थे क्योंकि इनको सत्ता में आना था। उस वक्त जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी की जो लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने उनका साथ दिया था। आज की तारीख में उन्होंने जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी के जब माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश जी गए उसको रोका है, वो अपने आप में दिखाता है कि किसी भी तरह का कोई भी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी से रिलेटेड जनतंत्र से संबंधित अगर कोई भी प्रतीकात्मक रूप भी है तो उसका भी ये विरोध करें। जयप्रकाश नारायण जी के माल्यार्पण करने से एलडीए की कौन सी ईंट निकाल करके लिए जा रहे थे अखिलेश जी? वहां के पर अगर माल्यार्पण वो वहां पे कर रहे थे तो वहां कौन सी उन्होंने वो मूर्ति के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ कर रहे थे? जाते माल्यार्पण करते हो चले आते। अरे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लाल साहब, आपको पता ही है। कोई बेशक वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और साथ ही साथ माल्यार्पण करना जो है अगर उसके ऊपर कोई रोक लगा रहा है तो ये एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि कितना घबराए हुए और परेशान है भारतीय जनता पार्टी कि वो इंडिया के जितने भी घटक दल हैं उनके हर चीज के ऊपर अपने जो इनके पुलिस है कभी उसको छोड़ेंगे, कभी ईडी को छोड़ेंगे, कभी सीबीआई को छोड़ेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर लोकतांत्रिक कार्य हो रहा है तो उसमें ये व्यवधान उत्पन्न करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख की बौखलाहट और घबराहट का बहुत बड़ा एक दिखाई देता है कि किस बुरी तरह से ये बौखलाए और परेशान है। जाहिर सी बात है, जब जयप्रकाश नारायण जी की बात की जाएगी, उनकी जो है समाजवाद की बात की जाएगी। अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी ये सामाजिक न्याय नहीं कहती। आज तक की आपने कभी नहीं सुना होगा कि सामाजिक न्याय की बात करती हुई भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं जातिवाद है डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं जातिवाद है, ये जातवादी पार्टियां हैं, ये भ्रष्टाचारी हो, कह रहे पैसा इकट्ठा किया, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई तो हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब जातिवादी की बात करते हैं तो जिस वक्त पूरे दिल्ली में पोस्टर लगाए थे कि कितने ओबीसी मंत्री हैं, वो क्या था? जब इन्होंने पहले राष्ट्रपति बनाया था वो शेड्यूल कास्ट के थे, तो उनका इन्होंने क्या परिचय दिया था? शेड्यूल कास्ट से। जब अभी राष्ट्रपति बनाई गई हैं उसको उन्होंने क्या परिचय दिया? शेड्यूल ट्राइब के। और उन दोनों की हिस्सेदारी इतनी थी कि नया पार्लियामेंट बनाया और उसके अंदर उनको बुलाया तक नहीं, आमंत्रित तक नहीं किया। तो ये जो है ये इनको जो ओबीसी से आते हैं या जो शेड्यूल कास्ट से लोग आते हैं उनके प्रति इनकी ये श्रद्धा है और ये नफरत है। डॉक्टर साहब, मेरा एक गंभीर सवाल है, मैं माफी के साथ में आपको रोक रहा हूं, एक बहुत गंभीर सवाल है मेरा, वो चूंकि आपसे मुझे जवाब चाहता हूं। जेपी जैसे करेक्टर का व्यक्ति, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महान आंदोलनकारी, अब तो आंदोलनकारियों के लोग आंदोलनजीवी कहते हैं, जेपी भी बहुत बड़े आंदोलनजीवी थे, इसका मतलब ऐसे कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि परिस्थितियां इंदिरा गांधी से बदतर हैं, इमरजेंसी से, और उसी तरीके से जेपी की तरह जो पूरा मोर्चा है वो बंद रहा है। बस ये है कि कांग्रेस के खिलाफ नहीं, अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और पूरा मोर्चा खड़ा हुआ। क्या कोई ऐसा माहौल, ऐसा कोई चेहरा दिख रहा है जो जेपी जैसा नेतृत्व कर सके क्या डॉक्टर साहब? देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष में, जितने भी हमारे राजनीतिज्ञ हुए, उन सब ने अपनी जगह बनाई है, और जो उनकी जगह है वो उन्हीं की जगह है। आज की तारीख में अगर कोई गांधी बनना की कोशिश करे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बनने की कोशिश करे, या कोई इंदिरा जी की तरह बनने की कोशिश करे, या कोई जेपी जी की तरह बनने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से ये जो है ये तुलना सही नहीं है। वो हालात परिस्थितियां, उस वक्त की जो सियासत थी वो अलग थी, आज की हालात परिस्थितियां और जो सियासत है वो बिल्कुल उस वक्त से अलग है। रही बात इसकी कि इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी घोषित की गई थी, संविधान से घोषित की गई थी, जिसका कि बाद में इंदिरा जी ने स्वयं ने खेद जाहिर किया था।
आज की तारीख में क्या है? अघोषित इमरजेंसी। आज की तारीख में पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये हमने आपने दोनों ने देखा है कि जिस तरह से पत्रकारों को पकड़ के बंद किया जा रहा है। अगर कोई पत्रकार ये बता दे कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम में नमक और रोटी दी जा रही है तो उसको जेल में बंद कर दिया अर्बन जाता है। नक्सली है सब, कांग्रेस से मिले हुए, अब कांग्रेस अर्बन नक्सली चला रहे हैं, वो अर्बन नक्सली है सब। वो सब कुछ कहेंगे, ये सब बौखलाहट है, ये सब परेशानियां हैं, ये सारी की सारी इनकी बौखलाहटें हैं, ये उसको दिखा रहे हैं। ये तय करने का अधिकार जो है ये जनता के पास है, नंबर एक। और दूसरे, ये कौन यकीन करेगा कि वो लोग जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के भारत को गुलाम रखने की कोशिश की हो, इंडिया को गुलाम रखने की कोशिश की हो, वो आज की तारीख में उनके ऊपर आक्षेप लगाए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो जेल गए थे। जाहिर सी बात है, कौन यकीन करेगा? हास्यास्पद बात करते हैं, ये सुनते नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कितने हास्यास्पद बयान देते हैं। बात है, तो निश्चित रूप से जो बीजेपी और आरएसएस की जो सोच है वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है। वो हर तरह के रिजर्वेशन के खिलाफ है, वो शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से वो जातिगत जनगणना तक के खिलाफ है। अरे भाई, कौन कहता है कि आप आरएसएस का उनको अध्यक्ष बना दे, जो आपने आज तक नहीं बनाया? आप इतने बड़े जातिवादी हैं। चलिए डॉक्टर साहब कंप्लीट करें, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना, कंप्लीट करिए। आरएसएस के अंदर जो सर प्रमुख होता है उसको बना दे, कभी नहीं बनाया है। किसी भी नेता का नाम ले दे, एक बंगारू लक्ष्मण साहब जो है वो बीजेपी के एससी के प्रेसिडेंट हुए थे और उस वक्त करप्शन के चार्जेस बहुत लोगों के ऊपर थे, लेकिन ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा गया? बंगारू लक्ष्मण जी के ऊपर फोड़ा गया। तो ये जो है, ये अगर कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों को कोई पद देते हैं तो उसको बेइज्जत करते हैं। जैसे आज की तारीख में जो राष्ट्रपति हैं, उनकी बेइज्जती सारी दुनिया ने देखा है कि उनको नए संसद में प्रवेश नहीं करने दिया गया। आज की तारीख में इन्होंने जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बेइज्जत किया है, ये मणिपुर इसका बिल्कुल कंप्लीट करें, मुझे एक शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उसके ये घोर विरोधी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता ने की है। एक ब्रेक और उसके बाद फिर चर्चा आगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए और सीधे रुख करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव का। मनोज जी आज गुस्से में भरे बैठे हैं, मैं देख रहा था उनका चेहरा, बहुत तमतमाए हुए हैं। मनोज जी, आप लोगों ने कानून तोड़ दिया। बिल्कुल, अगर इसको कानून तोड़ना दुर्गेन जी कहा जाएगा तो फिर कानून के जानकार और कानून पे टिप्पणी करने वाले लोग अनभिज्ञ हैं और उनको भारतीय लोकतंत्र और भारत की संवैधानिक पीठ पे ना विश्वास है और ना उसके प्रति कर्तव्यशील। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ी बात कह गए आज डिबेट लोक नारायण जयप्रकाश जी पे थी और डिबेट लेके चले गए समाजवादी पार्टी और एक जाति से भैया दिक्कत है तो हमने तो ना बनाया था। और तुम्हारे काका नागपुर में बैठे होंगे डंग साहब, काका से पूछो किसने बनाया था? हमारे काय लगा दिया आपने ठप्पा सीधे? गलत किया था क्या जो आपने हमको यादव वर्ग में पैदा कर दिया? भाई ये हमने तो बनाई नहीं थी, जिसने बनाई है उसको कोसा करो, और अगर है तो कौन विरोध करता है? आज एक शादी अगर कोई व्यक्ति कर लेता है दूसरे धर्म में या दूसरी जाति में तो आपकी विचारधारा वाले लोग उसकी हत्या कर देते हैं। मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूँ, हत्या कर देते हैं। लेकिन डंग साहब बेशर्मी के साथ आज की डिबेट में कुछ और ही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन खैर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि डंग साहब, क्या लोग प्रकाश जी का कुछ मतलब देश के प्रति कोई योगदान रहा या नहीं रहा? और अगर इस मूर्ति पे ना चढ़ाने जाते तो किस मूर्ति पे चढ़ाने जाते? थोड़ा सा मनोज भाई, कल लोहिया जी का जन्मदिन है और गोवा की सरकार ने वहां आयोजित किया है कार्यक्रम। केसी त्यागी और तमाम पुराने समाजवादी वहां मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। तो ऐसा समावेशी माहौल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन रहा? इसलिए नहीं कि मेरा महापुरुष तेरा महापुरुष कैसे चलेगा? नहीं,
उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं बन रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं ना भगवा पहन के, वो दिल्ली वालों से बड़ा अपने आप को हिटलर बताना दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं उनसे बड़ा हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, जो नहीं चाहूंगा वो नहीं होगा। आदरणीय अखिलेश जी को आखिर ये क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी बात अखिलेश जी करें, आवाज दबाई जा रही है भाई, कौन आवाज आपकी दबा रहा है? टू द पॉइंट मनोज जी बात करिए। हाँ, कौन आवाज दबा रहा भाई? डंग साहब करें, कोई आवाज नहीं दबा रहा। आप लोग जेपी लोहिया के फर्जी अनुयायी हैं, आपने पैसा इकट्ठा किया है। अरे तो जांच करा लो, का ढपली बजाने के लिए सरकार में बैठे हो क्या? तैयार रहो, ईडी आने वाली है उत्तर प्रदेश में भी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जांच कराओ ना, जिसके पास फर्जी लालू पैसे जी, लालू जी जेल काट आए हैं। हाँ तो जेल काट आए हैं। तुम्हारे यहाँ तो जमानतें न मिलेंगी डंग साहब, जमानतें ये प्रश्न नहीं है। अरे भाई, अरे भाई धमकाओ मत भाई, मनोज यादव धमकाओ मत, अभी बाकी लोगों को भी लेना है, कंप्लीट करो। मेरे टाइम में मुझे बोलने दीजिए। टोटी तक तो चोरी करके डंग साहब, डंग साहब, डंग साहब, क्या ये गलत है क्या? सारी दुनिया डंग साहब कृपया इंटरवीन न करें, कृपया कृपया। मनोज यादव, हाँ मालूम है चिलम पीता है, मालूम है, हमें भी मालूम है। नहीं, देखिए किसी नेता के प्रति कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की, गलत बात है। टिप्पणी करेंगे तो जवाब मत करिए भाई। मेरा नाम मनोज यादव है। शुरुआत आपने किया है, मत करिए डंग साहब, या कोई हो, मैं चर्चा को बर्बाद मत करिए। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कृपया मनोज यादव कंप्लीट करिए, मैं आगे जाऊंगा, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मनोज यादव प्लीज, फांसी चढ़वा देना, डरते प्लीज। नहीं है। डरावना डंग साहब आप सीनियर लीडर हैं, डंग साहब आप वरिष्ठ नेता हैं, डरते डंग साहब आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल वरिष्ठ नेता, तो एक दायरे में रहना चाहिए। दुर्गेन जी दायरा नहीं तोड़ना चाहिए। कंप्लीट करिए मनोज भाई, कंप्लीट करिए। अगर मैं मनोज भाई, कहता हूं टोटी चोरी हुई, पैसा चोरी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या हुआ? आप जांच क्यों नहीं करा लेते भाई? सिर्फ रोज कहानी यार पढ़ जेपी जाते। पे बात करो भैया, टोटी तो गई है। मैं एक बात बता दूं, जीजा जी चोर हैं तो जीजा जी को जेल भेजो, भेजने में शर्म आती है क्या? इस तरह की बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमानत पे है, बदनाम करती है। हाँ ठीक है, बदनाम करती है। जयप्रकाश जी के समाजवादी सिद्धांत को अगर धता बताने का प्रयत्न बीजेपी के दो कौड़ी के नेता तो उनको मुंह तोड़ जवाब मैं दूं, क्योंकि ये उन्हीं के जन्मे लोग हैं। आपको दुर्गेन जी एक बड़ी बात बता दे रहा हूं आपके चैनल, बताइए बताइए। जो जनसंघ था, जनसंघ को अछूत राजनीतिक दल के रूप में भारतीय देखा जाता, कोई नहीं पसंद करता था, कोई अपने साथ नहीं लेता था ना इनके साथ इनकी विचारधारा। मैंने बहुत सारे पुराने लोगों से कहा कि इस पार्टी को कोई वोट देना नहीं पसंद करता था। 2 सांसद थे, पता नहीं क्यों थे, क्यों जीत जाते थे, उनका व्यक्तिगत मामला था या उस क्षेत्र के लोग उनको पसंद करते थे, सिर्फ 2 सांसद। लेकिन यही लोकनायक जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से, उनके संपूर्ण क्रांति में ही इस अछूत बीमारी को संपूर्ण देश में आने का मौका मिला। अछूत, आप जेपी की तारीफ कर रहे हो कि मतलब क्या कह रहे हो आज? नहीं, मैं तारीफ ही कर रहा हूं। उन्होंने एक मौका दिया, क्योंकि भारतीय राजनीति की विचारधारा थी तो उन्होंने मौका दिया। मनोज भाई कंप्लीट करिए, अब नवेद भाई के पास जाऊंगा। आप नवेद भाई भी सब्र खो रहे हैं कि भाई ज्यादा ही हो गया अब। मुझे इंटरप्ट खूब किया गया, आपने सवाल पूछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरप्ट अगर नॉन इंटरप्ट बोला दिया जाता तो मैं बेहतर अच्छा से अपनी कंप्लीट कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं एक बात कहता हूं, आज क्या लखनऊ में कोई दूसरा पार्क बनाया? क्या उनकी मूर्ति आपने बनाई? और जिस तरीके से उनको बदहाली में वहां पे पन्नी, वो पिक्चर्स आप नहीं देखी? आप बदरंग की बात कर रहे हैं, एक पन्नी उनको ढक के, पन्नी और रस्सी से उनके गले को बांध के उस मूर्ति को ढक के रखा गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोगों जिनका इतना बड़ा इतिहास रहा है, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई से लेके और इमरजेंसी की लड़ाई तक लड़ा, उन लोगों को अगर योगी सरकार कैद करने का प्रयास करेगी। ठीक है मनोज यादव, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं लौट कर आऊंगा। चर्चा में नवेद साहब को शामिल करता हूं। नवेद सिको साहब, आज चूंकि मैंने थोड़ा सा बाद में आपको लिया, हालांकि वक्त काफी हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा था कि जरा चीजों को आप समझ लें, कौन क्या कह रहा है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस की नेता पूनम पंडित भी जुड़ गई हैं। पूनम जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। नवेद भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने जेपी जी के बारे में जो बताया, लोकनायक के बारे में जो बताया, मैं समझता हूं कि वाकई वो बहुत बड़ी शख्सियत है। और जिस हिसाब से इतनी बड़ी शख्सियत होते, उस हिसाब से उनकी प्रतिमाएं नहीं हैं। सुनने में आता है कि बिहार में भी उतने नहीं है। लखनऊ तो प्रतिमाओं का शहर कहा जाता है, एक भव्य और खूबसूरत प्रतिमा उनकी बनी हुई है।
यहाँ पर आज ये घटना हुई, ये मामला हुआ जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतनी सुंदर प्रतिमा बनी है। जो भी महापुरुष होते हैं, सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि जब पुण्यतिथि हो, जन्मतिथि हो, तो कम से कम 10 रुपए की माला डाल। उत्तर प्रदेश, हजारों करोड़ के बजट वाला उत्तर प्रदेश, जननायक जेपी, वो जेपी जिन्होंने पहला नारा लगाया था कांग्रेस मुक्त, जिसको आज भाजपा नारा लगा रही है। कौन जेपी? जिन्होंने, जैसे भी अभी यादव जी ने कहा, कि पहली बार संघ को शरण दी थी, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था और अपने साथ शामिल किया था। वही जेपी जिन्होंने एक मजबूत कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ दिया था, और जब वो प्रतिमा सामने आती है तो इस बात का प्रतीक होती है कि कांग्रेस ने किसी जमाने में तानाशाही की थी। वो आज के लिए पॉलिटिकल कारगर भी प्रतिमा, वो प्रतिमा जो आपके फायदेमंद के लिए है, देश के लिए, उसके विचार पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश के हजारों करोड़ की सरकार ने 10 रुपए की गेंदा की माला भी पहनाना गवारा नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? जबकि ये काम ही होता है सरकार का। सरकार का क्या काम होता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी सरकारी हवेलियों पर लाइट होती है। कोई महापुरुष, उसका पुण्यतिथि है, उसका जन्म तिथि है, तो एक कम से कम ये एक फर्ज होता है कि सरकार का कोई। नवेद भाई, वो बिहार के कायस थे, स्पार्किंग नहीं है, जाति उनकी स्पार्किंग नहीं है, महापुरुष होंगे वो, जाति उनकी स्पार्किंग नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने यही बात कही, लेकिन अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो मुफीद है, वो देश के लिए, उनके विचार देश के लिए। भाई मुझे अच्छी तरह याद है, अमित शाह जी गए थे, सिताब दियारा गांव गए थे, कह रहे थे कि सबसे बड़े अनुयायी जेपी के सबसे बड़े वारिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। उनको वैल्यू दी, लेकिन यूपी में, उत्तर प्रदेश में वो उनकी इतनी सुंदर प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा मैंने नहीं देखी, और उनकी प्रतिमाओं की कमी है। जितनी बड़ी वो शख्सियत है उतनी बड़ी प्रतिमा उनकी मैंने नहीं देखी। ये बड़ी भव्य प्रतिमा है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं भाजपा के साथी से, वहां क्या हो रहा है? क्या वो भूतिया महल हो गया है? क्या वो कंस्ट्रक्शन ढह रहा है? 7-8 साल पहले बिल्कुल पत्थर बना हुआ है, क्या वो ढह रहा है या कोई जलजला आने वाला है, या वहां कोई भूतिया महल हो गया है? उसे सील क्यों किया गया है? इसका जवाब दीजिए। अगर वो भ्रष्टाचार का शिकार है और वो बिल्डिंग, वो प्रतिमा गिरने वाली है, तो आप बंद कर दीजिए उस ठेकेदार को। वो ठेकेदार जो आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है, कल यादव जी का दोस्त था। क्या है? साफ करिए, क्या सील हो गया है साहब? 7-8 साल पुरानी बेहतरीन, हजारों करोड़ की बनी हुई खूबसूरत भव्य एक वो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें वो भरभरा के गिर रहा है, या वहां भूत आ गए हैं, या कोई घोटाला हो गया है, या फिर वहां कोई रिनोवेशन हो रहा है? अगर रिनोवेशन हो रहा है तो आज महत्वपूर्ण दिन था, और हमेशा प्रतिमा खुले में होती है। आप सिंबॉलिक वे में इजाजत देते और बल्कि साथ आते खुद भी सरकार की तरफ से भी मार्गदर्शन किया जाता, क्योंकि पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर किसी भी प्रतिमा वो सूनी नहीं रहना चाहिए। ये परंपरा नहीं है, सरकारों की परंपरा है, देश की प्रतिमा है। और ये तो सनातनियों का देश है, जहां मूर्ति की पूजा की जाती है, जहां हर घर में एक प्रतिमा है, और हमारी ड्यूटी बनती है, हर हिंदू भाई की ड्यूटी बनती है कि वो प्रतिमा कोई भी, चाहे वो भगवान की हो चाहे महापुरुष की हो, वो सूनी नहीं हो। अगर साल में एक दिन पुण्यतिथि पर भी वो सूनी है, और इतना सा इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है कि रिनोवेशन हो रहा है, तो होने दीजिए, 1 घंटे के लिए रुकवा लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने अफसर हैं, एक माला डालने के लिए 10 मिनट के सरकार को, मैं अखिलेश यादव पे नहीं जा रहा हूं, सरकार को समय क्यों नहीं मिला? जबकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज इसी पुण्यतिथि में उनको। पाठक जी कह रहे हैं कानून तोड़ दिया, इसके लिए आ गए वो तुरंत। पाठक जी वीडियो जारी करके आ गए, कानून तोड़ दिया। अरे लोहिया ने जिंदगी भर कानून तोड़ा, जेपी ने जिंदगी भर कानून तोड़ा, गांधी जी कानून ही तोड़ते रहे। मिल सकता था, क्यों नहीं मिल सकता था? भाई पुण्यतिथि पर प्रतिमा सूनी नहीं होना चाहिए, और वो बहुत बड़ी हस्ती। नवीन भाई कंप्लीट कीजिए, मैं जरा गोविंद जी के पास जाना चाह रहा हूँ, गोविंद वर्मा जी के पास। पालन हो रहा तो कानून को तोड़ दो। जेपी ने कानून को कई बार तोड़ा, जेपी की पहचान भी यही थी कि कानून तोड़ दो अगर वो तानाशाही से उसकी सूरत मिल रही है। जेपी ने एक बार कानून नहीं तोड़ा, उसने पूरी सरकारें तोड़ दी, वो इतनी बड़ी ताकत थी। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव ने जो भी किया उसमें
उनके कार्यकर्ताओं को, उनको बहुत ही ऊर्जा मिली होगी, अच्छी बात है। आज वो सौंदर्य जो सपा का पुराना था, जो मुलायम सिंह का था, वो नजर आया, अच्छी बात है। उनको एक विजुअल वैल्यू मिल गई, प्रचार हुआ उनका, और लगने लगा कि अब सचमुच ये संघर्ष वाले नेता है जिनको ट्वीट नेता कहा जाता था। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी घातक लगी, वो रेलिंग बड़ी खतरनाक थी। मतलब जैसे उसमें जो रॉड लगे हुए थे वो घातक थे। इतना बड़ा नेता अगर ऊपर चढ़ के फांद रहा है, अगर वो कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता और वो भी चढ़ जाते तो कम से कम 200 लोग पूरी तरह से आज बलरामपुर में होते, किसी अस्पताल में होते, सिविल या लोहिया अस्पताल में होते। ये सोचना चाहिए था अखिलेश यादव को। अच्छी बात है, उनको पॉलिटिकल फुटेज मिला, उनको एक विजुअल वैल्यू मिली, वो जमीनी नेता कहलाए। वो उनको लगा कि उन्होंने जो है वो जेपी की विरासत को संभाल के आगे क्रांति पैदा करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलना चाहिए, लेकिन बेहतर ये होता कि अगर वो गेट नहीं खुला था, वहां धरने पे बैठ जाते, कहते ये गेट खोलिए, मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जो फांदे हैं वो उसकी विजुअल वैल्यू तो बहुत है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जोश था, अगर वो बेतहाशा वो कार्यकर्ता, वो बहुत ही खतरनाक रेलिंग थी जो देखने में तस्वीरें आ रही है। नवेद भाई लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं गोविंद वर्मा जी के पास जाऊंगा। नवेद भाई, गोविंद वर्मा जी, नवेद सिको कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को, आप समाजवाद को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अखिलेश यादव को इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, उनके कार्यकर्ताओं में जोश आएगा कि ठीक है अब आंदोलन की राह है, संघर्ष। जेपी भी कहते थे भाई आंदोलन करो, लोहिया भी कहते थे आंदोलन करो। गोविंद वर्मा जी। जेपी जी एक महान नेता, राजनीतिक, सामाजिक विचारक, आर्थिक विचारक, बहुत बड़े नेता थे। वो जन जन के नायक थे। जन जन नायक मीन्स होता है कि बच्चे बच्चे का नेता, हर एक बच्चा चाहने वाला देश का, वो जन नायक होता था। अखिलेश जी तो एक चिंगारी है उनकी। अगर हम थोड़ी बड़ी चिंगारी समझें आज के समाज में या आज के समय में, तो हम राहुल गांधी की थोड़ी सी छवि देख रहे, एक चिंगारी की भड़क रही है कि शायद वो आंदोलन राहुल गांधी फिर उसी तरीके से तान दें जैसा कि जेपी साहब ने ताना था। ये मेरा मानना है। कांग्रेस के लोग उन्हें जननायक कहने लगे हैं, लोकनायक की तर्ज पर। किसको सर? राहुल गांधी को जननायक कहने लगे, लोकनायक की तर्ज पर। कहना अलग चीज है, जब तक पूरी जनता देख नहीं लेगी, भाई बहुत छोटी चिंगारी है। अगर इस तरीके से जनता बढ़ावा दे देगी कि आप जननायक हो गए, तो निश्चित तौर पर ये फेल हो जाएंगे। निश्चित तौर पर हम लिख करके दे सकते हैं इनको। दूसरा हमारा काम यह है, कहने का मतलब यह है कि अब लड़ाई दोनों, फाइट टू फाइट दोनों की है, भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी है। यानी कांग्रेस मीन्स इंडिया और एनडीए दोनों के हम देखते हैं। ये जो सब काम हो रहे हैं कि माला नहीं चढ़ाने दिया, वहां सफाई नहीं करने दी, ये काम था प्रदेश सरकार का कि पहले से ही माला वहां चढ़ाना चाहिए था सरकार के नुमाइंदों को। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे गुंडों की पार्टी है। अभी सुना मैंने, अरे भाई सबसे ज्यादा गुंडे तो भाजपा में भरे हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? 100% मैं कह रहा हूँ, कहाँ गुंडों की कमी है? आप बताइए। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। अभी नवेद भाई कह रहे थे कि वही ठेकेदार इधर, कोई ठेकेदार इधर, तो क्या गुंडे भी ट्रांसफर हो रहे हैं क्या इधर उधर वाले? भाजपा वाले कहेंगे सपा वाले गुंडे आ गए। पार्टी में गुंडों की और पूंजीपतियों की कहीं कमी नहीं है। जो जितनी बड़ा पूंजीवादी, जो जितना बड़ा गुंडा, वही उतना बड़ा मंत्री और राजनीतिक है आज के समय में। आज के 40 साल बड़ी डिफर्मेटरी बात कह रहे हैं आप, बहुत डिफर्मेटरी बात कह रहे हैं गोविंद वर्मा जी। आप वकील भी हैं, आप हाई कोर्ट के वकील भी हैं, खुले मन से ध्यान कह रहा हूं, रखिएगा। दिल से कह रहा हूं ये बात। मैं डरने वाली मां ने कल भेजना और जेल कल भेज दे, कोई भी भेज दे, कहीं की पार्टी भेज दे, लेकिन दोनों पार्टियों में, वो चाहे एनडीए हो और चाहे इंडिया ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा दोनों में। और पूंजीपतियों के भरमार है। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं जी, पूंजीपत की बात अभी कर रहे थे डंग साहब, पूंजीपत है, उसमें तमाम चंदा इकट्ठा कर लिया। पूंजीपति नहीं, भ्रष्टाचारी हैं वो कह रहे हैं, पूंजीपति नहीं कह रहे हैं वो जी। मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा जो है चंदा तो उगाही भाजपा ने इस शासनकाल में की गई है। आप देख लीजिए 5400 करोड़ रुपए के बांड, राजनीतिक बांड जो है सबसे ज्यादा खरीदे गए। चलिए उस पर चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। मैं गोविंद जी आता हूं, मैं पूनम पंडित को एक ले लेता हूं। पूनम पंडित, मतलब ये तक गोविंद जी छूते नहीं है, कहीं छूते नहीं है। गोविंद जी मैं रोक रहा हूं आपको, गोविंद जी मैं रोक रहा हूं। बहुत सारे आरोप हैं, ढंग साहब बाद में जवाब देंगे। पूनम पंडित,
कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें जो महापुरुषों को लेकर हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर वहाँ कोई कानूनी रूप से बंद था, चीज़ें थी तो रोक दिया जाता, सारी चीज़ें रोक दिया गया है तो उसमें फिर क्यों गए अखिलेश यादव? क्या इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझकर ये क्रिएट किया गया है, माहौल क्रिएट किया गया, माहौल बनाया गया है। देखिए, इस देश में जो हमारे महान पुरुष हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, उनकी प्रतिमा अगर माला के बिना सूनी रहे तो कहीं ना कहीं ये उनकी शहादत पर भी एक कहूंगी मैं कि छलावा है। और इस देश में हमारे महान पुरुष जो हैं, उनकी प्रतिमा पर अगर माला चढ़ा दी, जो काम सरकार का है, देखिए उनका नारा तो वो इस्तेमाल करेंगे, जेपी जी ने जो भी नारा दिया, हमारे नवेद भाई बता रहे थे, उसका तो ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनको माला कोई नेता चढ़ाए या कोई विपक्ष का नेता चढ़ाए या कोई जनता का नेता चढ़ाए तो इनको वो गवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी को माला पहनाने का हो, चाहे वो बुलंदशहर वाली घटना हो जिसपे मुकदमे हुए थे, भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर दिया था एक आम से व्यक्ति ने, इनको हर चीज में क्रेडिट चाहिए होता है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगी कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हमारे भाई सहयोगी, कि अगर आपको क्रेडिट ही लेने का इतना ज्यादा शौक है तो आप सभी क्रेडिट लीजिए, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बस की करना कुछ नहीं है, तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम वो भी क्रेडिट लीजिए। जब बेटियों को नंगा नचाया जाता है, घुमाया जाता है मणिपुर में, कि वो भी तुम्हारी सरकार में हुआ है। 700 लोगों की, किसानों की हत्या हुई थी आंदोलन में, वो भी तुम्हारी सरकार में हुआ है। पूनम कंप्लीट करिए, बलात्कार, जैसे कांड हुए थे, विषय से भटकेंगे नहीं हम लोग, सरकार में हुआ है। अब यहाँ पर जेपी जो है, उनका नाम बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है और इन महान विभूतियों को दिक्कत है, इनको दिक्कत जेपी जो है उनको माला पहनाने से नहीं, उनको दिक्कत है कि जनता में एक जोश आया और उनके कार्यकर्ता, अखिलेश जी ने जो काम किया है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश आया, उनको हिम्मत मिली। मैं लौटूंगा पूनम, चूंकि सारंग जी को हम नहीं ले पाए। पूनम, मैं रोक रहा हूं आपको। डॉक्टर सारंग काफी देर से, मुझे लगता है बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो। डॉक्टर साहब, सब लोगों को आपने लगभग सुन लिया है। डॉक्टर सारंग, ये पूरा जो किस तरीके की रस्साकसी है, ये उत्तर प्रदेश में भी क्या अब एक तरीके से शुरू हो गया है क्या मैदानी जंग? डॉक्टर सारंग, अनम्यूट करिए। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। जी डॉक्टर सारंग, ऐसा देखिए, ना तो मैं किसी पार्टी से संबंधित हूं, पर मैंने सारे विद्वान जनों की जो मैंने सारी बातें सुनी और इतनी देर से ये जो बहस हो रही है, ये जो राजनीति का जो यहूदीकरण हुआ है, ये उसकी नया टर्म आप लेकर आए, राजनीति का यहूदीकरण। राजनीति का यहूदीकरण जो हुआ है, ये उसकी अति है। और एक जुमले में मैं अपनी बात ये सारी है कि राजनीति एक गंभीर विषय है जिसको औने पौने और बौने नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सब लोग अपने अपने हिस्से का ले लें। और जिस तरीके से जेपी बहुत बड़े नेता थे, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने, या तो अखिलेश यादव जी ने क्रांति का आह्वान किया, हमने मान लिया कि एक नई क्रांति की, बदलाव की शुरुआत हो गई, और फिर जब क्रांति की शुरुआत जब जेपी ने करी थी 1974 में गांधी मैदान में, तो उस वक्त उनके आसपास जो चेहरे थे उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, नीतीश कुमार जी थे और उनके समकक्ष के चेहरे थे। आज अगर उनके आसपास के चेहरों को देखा जाए तो मुझे उसमें ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं दिखता जो उस क्रांति को उतनी दूर तक लेके जा पाएगा। तो मतलब ये माना जाना चाहिए कि ये एक मतलब जो मेरा अपना विश्लेषण है कि ये राजनीति का यहूदीकरण है, ये नूरा कुश्ती टाइप की एक कहानी है, जिसमें एक ये नूरा कुश्ती टाइप की कहानी है। और देखिए, ना मेरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ना मेरा खर्चा समाजवादी पार्टी चलाती है। मैं एक सामाजिक, फायदा किसको होगा? नूरा कुश्ती क्यों करेंगे सारंग साहब? इसमें सिर्फ इसलिए करेंगे, देखिए सारी व्यवस्था, आप मतलब बेसिक सी बात है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक नेता अपने इनकम टैक्स रिटर्न को और अपनी बैलेंस शीट को अपनी एसेट से 100% नहीं मिला सकता। अगर जिस दिन से मिला देगा, मैं राजनीतिक चर्चा करना छोड़ दूंगा। मैं टीवी पैनलों पे नहीं बैठता, पर साउथ ईस्ट एशिया की राजनीति की जो स्थिति है, इसमें से जितने भी राजनेता हैं, किसी ने भी किसी भी मजलूम के हक के लिए अपने दाहिने या बाएं हाथ में काले रंग का धागा बांध के विरोध नहीं किया। हर आदमी
जिस स्थिति में हम जा रहे हैं, आपका जो प्रश्न उसका मैं जवाब दे दूं। इसके दो पहलू हैं, इसका एक लोकतांत्रिक पहलू है और इसका एक संवैधानिक पहलू है। समाप्त करिए जल्दी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, समाप्त करिए प्लीज। नहीं, मैं इसका एक लोकतांत्रिक पहलू है और इसका एक संवैधानिक पहलू है। इसका लोकतांत्रिक पहलू यह है कि सरकार को उसकी वहां पे व्यवस्था करनी चाहिए थी, जननायक है और उनकी जयंती की व्यवस्था करनी चाहिए थी। और इसका संवैधानिक पहलू यह है कि जिस तरीके से उस व्यवस्था को, किसी भी कानून को तोड़ने के लिए जो भी व्यवस्था की गई वो गलत थी। कानून तोड़ना गलत है, कानून तोड़ना गलत है, कोई भी तोड़े, आईपीसी सीआरपीसी की धारा कोई भी तोड़े वो गलत है। ठीक बात है, वो गलत है। मैं डंग साहब के पास जाता हूं, चूंकि वक्त नहीं। डंग साहब 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। बहुत सारे आरोप, बहुत सारे प्रत्यारोप। देखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, जयप्रकाश नारायण जी के व्यक्तित्व को, महनीय व्यक्तित्व को कोई छोटा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। चाहे डॉक्टर लोहिया हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, ये इस प्रकार के नाम हैं जिनकी महानता में किसी प्रकार से कोई दाग लगाना चाहे तो संभव नहीं। नंबर 1। नंबर 2, किसी का अनुयायी अपने को कहना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, दोनों में बहुत अंतर है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सारी राजनीति जाति और मजहब पर टिकी हुई है। तुष्टीकरण करो और एक वर्ग को लेकर के राजनीति कर लो। आपसे बेहतर अरे मनोज जी भैया, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं फिर मुझे खत्म करना पड़ेगा, उनको अपनी बात कह रही थी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्लोजिंग टाइम है भाई। निर्णय लेगी प्रदेश की जनता। ठीक बात है साहब, ठीक है। मनोज यादव 10 सेकंड। मनोज यादव 10 सेकंड। बड़े प्यार से एक बात कही है, प्लीज मैं उत्तर देना चाहता हूँ जी। जब महिलाओं का आरक्षण हो रहा था, कांग्रेस के जमाने में कई बार ये बिल आया, वापस क्यों गया? उनके साथी लोगों ने कहा कि ओबीसी रखो, और संविधान में व्यवस्था ही नहीं ओबीसी। ठीक बात, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। SC ST की है नहीं, उन्होंने चर्चा किस लिए? और मणिपुर में कह रहे हैं आदिवासी, वहां दोनों बात आ गई, दोनों आदिवासी हैं, और कांग्रेस के जमाने में इससे 10 गुनी हिंसा हुई। ठीक बात है, मैं हिलाल नकवी से जवाब ले लेता हूं। हिलाल नकवी साहब क्यों करते हैं? डंग साहब प्लीज। डॉक्टर हिलाल नकवी, इन्होंने कहा कांग्रेस को लेकर इन्होंने टिप्पणी की, एक 10 सेकंड में प्लीज अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी, नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, आप करिए, बोलिए जी। आपको हमारी आवाज आ रही है? बोलिए कृपया जी। डंग साहब जो बात बोल रहे हैं वो शायद सुन नहीं रहे हैं क्या बात कह रहे हैं। अगर हमने संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था नहीं थी तो ओबीसी का आरक्षण इस वक्त कैसे है? कैसे इस वक्त ओबीसी का आरक्षण हो रहा है? एक बात, और क्या संविधान को आपने खुद ने कई मर्तबा परिवर्तित नहीं किया है? एक मर्तबा और हो सकता था, सारे दल साथ में थे, आप उसके अंदर परिवर्तन अगर चाहिए था तो आप परिवर्तन कर देते। और दूसरा इसमें जो बात कह रहे हैं, तो देखिए, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि आप कभी भी किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। आपकी जो विचारधारा है वो विचारधारा बिल्कुल अलग है। आप छुआछूत वाली विचारधारा में विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ आपसे हमने पहले ही चैलेंज किया, आरएसएस का एक व्यक्ति बता दीजिए जो ओबीसी से आया हो और वो संघ संचालक बना हो, या वो एससी से आया हो, एसटी से आया हो, एक का नाम आप बता दीजिए, हम मान लेंगे। डॉक्टर साहब माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, मनोज यादव के पास जाऊंगा 10 सेकंड। डॉक्टर साहब बराबर की मौका देते हैं, एक नाम आप बता। माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, मेरे पास अब वक्त नहीं। मनोज यादव 10 सेकंड, फिर फाइनल कमेंट नवेद भाई 10 सेकंड। मनोज यादव 10 सेकंड प्लीज। निश्चय ही डंग साहब ने एक बड़ी बात कही और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कोई भी हो, लोकनायक जयप्रकाश जी के कद को छोटा नहीं कर सकता, ना दागदार कर सकता। निश्चय ही आज उन्होंने प्रयत्न किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयत्न किया कि उनको दागदार किया जाए और उनको अनभूला सा किया जाए। उनकी जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पे वहां ना जाया जाए। ये बात स्पष्ट कर दी कि बीजेपी की मंशा ये थी, लेकिन डंग साहब को मैं सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इस बात को कहा। वो माफ करिएगा, पुण्यतिथि तो उन्होंने कहा, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जी। नवेद भाई 10 सेकंड। मुझे लगता है कि आज की जो घटना है वो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली है, और ये चूक योगी के अधिकारियों की है
जिन्होंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को एक पॉलिटिकल माइलेज दे दिया और कहीं ना कहीं उनमें समाज एक विपक्षी दल को जोश आया। जेपी का जिक्र हुआ, इमरजेंसी का जिक्र ही बात नहीं है, तानाशाही के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ने की एक ट्रेनिंग का एक सीन नजर आया। और आज के बाद में, कम से कम इस घटना के बाद में, अब ये बात कम कही जाएगी कि अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर के राजनेता है, वो सड़कों पर निकलने वाले और बहुत बहुत शुक्रिया नवेद भाई, बहुत शुक्रिया। सरजीत डंग साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद वर्मा जी, पूनम पंडित जी, नवेद सिको जी और डॉक्टर सारंग मोहिले साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो मंथन को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम और के न्यूज़ को देखते हैं। सवाल यही है कि ठीक है, कोई न कोई प्रतीक और महापुरुषों के साथ राजनीतिक दल जुड़े हैं, उनकी निष्ठाएं हैं, लेकिन दूसरे का सम्मान तो आपको करना पड़ेगा। समावेशी व्यवस्था से समाज और राजनीति दोनों चले, ऐसी मंशा जो भारत के लोकतंत्र की है और भारत का जन जन ऐसा चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।